Everybody, welcome back to Lit Up with Annie, and welcome back to this revision session, wherein today we're going to talk about the entire British cultural studies. In this one video, we're going to revise British cultural studies here. I believe it is one of the very scoring units. You don't get extremely difficult questions from it. बहुत सर्विस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने एक बार भी ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज को अच्छे से पढ़ा है तो मुझे लगता है that जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आराम से आप कर सकते हो आंसर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Now, if you want to define British cultural studies, we can say that it is an interdisciplinary field. सारी fields ले लो आप, Marxism, sociology, anthropology, and it is a mixture of all that. Okay, and it examines what? Cultural practices. कि what are the cultural practices, what are the different texts that are produced in a particular culture, and what are the institutions within their social, political and historical context. So, and it is concerned with how culture is produced, how it is circulated, how it is consumed and how it is resisted. क्या मतलब है इसका? जैसे स्टुअर्ट हॉल है, उनका एक कॉन्सेप्ट था सर्किट ऑफ कल्चर का. उसमें ये बात करते हैं कि कोई भी आप कल्चरल टेक्स्ट ले लो, हम लोग मूवी लेते हैं कोई, ठीक है, उस मूवी को हम कैसे देखेंगे, वो कौन सी कंडीशन में वो प्रोड्यूस हुई, मीनिंग प्रोड्यूसर्स कौन है, सबसे पहले तो ये थीम क्या है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया है, सर्कुलेट किया कैसे उसको, फिर उसके बाद उसको कंज्यूम कैसे किया, जो ऑडियंस है पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले या नेगेटिव रिव्यूज़ मिले, कौन है ये लोग जो पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना सारा कल्चरल स्टडीज में आता है. ठीक है, और कई बार हम रेजिस्ट भी करते हैं, जैसे कि कोई एड्स होती हैं. द ओनली एड आई कैन थिंक अबाउट इज फेयर एंड लवली एड. सो हाउ वी रेजिस्ट इट समटाइम्स. पहले नहीं करते थे, पहले बिकॉज ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी का जो आइडिया था वो वाइटनेस से आता था, बट देन इवेंचुअली वी हैव रेजिस्टेड दैट, है ना. तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना इन रिलेशन टू पावर, आइडियोलॉजी, क्लास, रेस, जेंडर, आइडेंटिटी. तो अब हम इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, हम इसका ओरिजिन देखेंगे, उसके बाद इसके जो मेन 5 या 6 फिगर्स हैं जो मेन है ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज में. आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी ऑफ द लिटरेरी थ्योरिस्ट जो बाकी जगहों से हैं. मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज पे फोकस कर रही हूँ इस लेक्चर में. ठीक है, तो हम उनकी बात करेंगे, उनके वर्क्स की बात करेंगे और लास्ट में हम इन सब की क्रोनोलॉजी देखेंगे. तो लेट्स सी द ओरिजिन. यूके में फाउंडेशन हुआ 1950s और 1960s में ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज का. कहाँ पे? CCCS में, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज. अब अचानक से ऑफ कोर्स वहाँ पे आके इन्होंने खोल नहीं दिया सेंटर में कि हम चलो कल्चरल स्टडीज पढ़ेंगे. ऑब्वियसली देयर वर सम आर्टिकल्स, देयर वर सम essays that were being written by some of these writers like Raymond Williams, Richard Hogarth, who was already teaching. But then eventually, as a separate field, it was established in CCCS, Center for Contemporary Cultural Studies. वो कहाँ है? बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में है. तो 1964 में इसका एस्टैब्लिश हुआ. फाउंडिंग फिगर्स कौन थे? रिचर्ड होगार्ट, फॉलोड बाय स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, E.P. टॉमसन. इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है टू दिस फील्ड. What is it that influenced cultural studies? Marxism is one of the major influences, especially Gramsci का theory है जो hegemony का. Frankfurt School, Adorno और Keimer. स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से इन्होंने कुछ लिया है, जैसे एल्थ्यूजर या फूको. सिमियोटिक्स, बाथ और सॉसियोर से इन्होंने लिया है. क्यों इनको ज़रूरत लगी कि हमें एक सेंटर बनाना चाहिए कल्चरल स्टडीज़ का, जब हम ऑलरेडी ये चीज़ें मार्क्सिज्म में पढ़ रहे थे या बाकी लोग सोशियोलॉजी में पढ़ रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे थे. देयर वाज अ नीड बिकॉज वर्किंग क्लास की सेपरेटली कोई बात नहीं कर रहा था, एंड दे वांटेड टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, द कल्चर ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल. एवरीबडी वुड यूजुअली, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हाई कल्चर, हाई स्टैंडर्ड्स की यूजुअली बात करते हैं. कोई भी वर्किंग क्लास के कल्चर को स्टैंडर्डाइज नहीं करता, उसको स्टैंडर्ड नहीं मानता. तो जैसे कि ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस और भी लोगों से हुई, जैसे मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क था कल्चर के ऊपर,
या एफ.आर. ल्यूइस ने द ग्रेट ट्रेडिशन लिखा, दैट व्हाई ओनली फ्यू राइटर्स हैव टू बी पुट इन द ग्रेट ट्रेडिशन, व्हाई ओनली वी हैव टू टॉक अबाउट द हाई एंड लो कल्चर एंड देन स्टैंडर्डाइज द हाई कल्चर, बिकॉज मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा अदरवाइज पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड लो हो जाए. सो हु आर द की फिगर्स? रिचर्ड होगार्ट, उनका मेजर वर्क है. प्लीज पे योर अटेंशन, pay attention to the works very carefully and pay attention to the dates very carefully. The Uses of Literacy 1957. रेमंड विलियम्स का है कल्चर एंड सोसाइटी 1958. और एक और वर्क है इनका कीवर्ड्स, जिसमें ये एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूडिंग कल्चर को कोशिश करते हैं डिफाइन करने की, जहाँ पे ये भी कहते हैं कि कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स टू बी डिफाइंड. आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये इट्स ऑल वे ऑफ लाइफ ही सेज. स्टुअर्ट हॉल, एनकोडिंग डिकोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 1973 का ऐसे था जिसमें इन्होंने एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बात की है. फिर है द वर्क ऑफ रिप्रेजेंटेशन. E.P. टॉम्सन, द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास. E.P. टॉम्सन एक ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने पहली बार वर्किंग क्लास लोगों की हिस्ट्री पे काम किया. पॉल गिलरॉय इज अनदर फिगर जिनका वर्क है द ब्लैक एटलांटिक 1993. इसके अलावा एक और फिगर है डिक हेप्टिक, जिसकी हम बाद में बात करेंगे. So let's see about Triple CS a little bit in detail. 1964, Richard Hogarth was the director. It became intellectual and institutional home of British cultural studies. क्यों सेटअप किया गया? To challenge the elitist definition of culture. अभी तक सिर्फ आर्नल्ड या लेविस जैसे लोगों ने कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश की थी, but from a very elitist point of view. And then to study culture as a social and political field, especially focusing on what? Working class life, popular media and power structures. की media, popular media कैसे affect कर रही है हमारा culture की definition को, हमारी culture की understanding को. की goals क्या थे कि हमें ना study करना है culture को as lived experience. Working class लोग जो living experiences ले रहे हैं, हमने वैसे culture को study करना है. And arena of conflict also. Culture can also be an arena of conflict and not just high culture. Then we have to combine theoretical rigor with empirical research. तो हमें सिर्फ थ्योरी पे नहीं जाना, empirical research में field work, interviews, media studies की बात करनी है. We have to understand the ideology, identity and power in everyday cultural practices. Major figures again, Richard Hogarth, first director, इनकी book The Uses of Literacy ने inspire किया था the foundation of this center. He emphasized what? That working class culture had value and integrity, being lost to mass media. Mass media जब जो आ गया है उसकी वजह से ये कहते हैं कि एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, उस कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर लूजिंग द कल्चर टू दैट. स्टुअर्ट हॉल, who took over as director in 1968. तो Hogarth then left and Stuart Hall then became the director, and इन्होंने develop किया theoretical foundation, Marxism especially. ग्रामशी का जो hegemony का concept है, Stuart Hall उसको आगे लेके गए. Semiotic structuralism. So Stuart Hall was a black man and he has focused on race as well. Richard Hogarth, Raymond Williams both came from a working class background, so they have focused on that. They are better able to talk about the working class experiences. So Stuart Hall, encoding decoding model, emphasis on race, identity and diaspora, shift from class only analysis to intersectionality. दो और फिगर्स हैं, एंजेला मैक्रॉबी का नाम यहाँ ले रही हूँ बिकॉज शी वर्कड ऑन यूथ कल्चर, स्पेशली गर्ल्स. जो ये सब कल्चर्स इमर्ज हो रहे हैं, इसमें गर्ल्स का क्या, गर्ल्स को एक्सप्लोर किया है, चैलेंजिंग द मेल सेंट्रिक स्टडीज. सो शी ब्रॉट फेमिनिस्ट थ्योरी इनटू कल्चरल स्टडीज. पॉल गिलरॉय ने इंट्रोड्यूस किया था पोस्ट कॉलोनियल एंड ब्लैक ब्रिटिश आइडेंटिटी का पर्सपेक्टिव, जैसे कि स्टुअर्ट हॉल ने किया था. So he was the author of There Ain't No Black in the Union Jack.
तो इसमें इन्होंने रेस और को एक्सप्लोर किया है, नेशन को एक्सप्लोर किया है इन ब्रिटिश कल्चर। कुछ मेजर वर्क्स जो एंथोलॉजीज हैं या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो CCCS स्कॉलर्स ने प्रोड्यूस की, सबसे पहले है पुलिसिंग द क्राइसिस 1978। हॉल और कुछ और लोग इसमें साथ में थे। इसमें इन्होंने एनालाइज किया क्या, moral panic over mugging and linked it to racial stereotyping, media control and state power. Another work was Resistance Through Rituals 1976, हॉल और जेफरसन का। एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था यूथ सब कल्चर्स पे एज फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक रेजिस्टेंस, जैसे पंक्स, स्किन हेड्स। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक एक कलेक्टिव है ये 1982 का वर्क विच फोकस्ड ऑन रेस एंड रेसिज्म इन ब्रिटेन, तो ब्लैक ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। ठीक है, now let's talk about these main figures. सबसे पहले रिचर्ड होगार्ट who was born in 1918, एक वर्किंग क्लास फैमिली से आए, 2014 में ही पास्ड अवे। सोशियोलॉजिस्ट थे, कमेंटेटर थे, अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेके इन्होंने अपनी थ्योरी को बनाया है। He was orphaned very young, poverty में जिए। He shaped, he was deeply shaped. He deeply shaped his sensitivity to working class values and culture. ये इनका एक कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं, जैसे कि ये पढ़ाने लगे एक यूनिवर्सिटी में, तो he saw that how working class people in that particular class were actually being neglected or how they were discriminated against. तो इन्होंने एक अलग से क्लास शुरू की which was only for the working class students. इनका वर्क द यूजेस ऑफ लिटरेसी, फुल टाइटल यूजेस ऑफ लिटरेसी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ विद स्पेशल रेफरेंस टू पब्लिकेशंस एंड एंटरटेनमेंट्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है बुक का, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बुक। पहले पार्ट है ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, तो इन्होंने मेमोइर्स डाले हैं अपने ग्रोइंग अप इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, ऑथेंटिक वॉइस एंड वैल्यूज ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। दूसरा पार्ट है चेंज जो आया मास मीडिया की वजह से, तो इट्स अ सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल क्रिटिक ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटरटेनमेंट। हम लोग देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे भी अपना लाइफ स्टाइल ऐसा करना है। अमेरिकनाइजेशन, उसकी इन्होंने बात की है। मेजर कंसर्न्स दैट ही हैज शोन इज he mourns the erosion of traditional working class culture. वो जा रहा है, खत्म हो रहा है because of that mass entertainment, Americanized consumers. He identifies a cultural break between older generations and youth. Why? Because of the commercialized media. इतनी सारी मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट्स हैं, पॉप म्यूजिक है, उससे हम लोग सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसको इन्होंने क्रिटिक किया है, critiqued the influence of mass media, particularly the Americanization of British culture. ठीक है, तो आर्टिफिशियल और ऑथेंटिक कल्चर में इन्होंने बात की है। ही वैल्यूज ऑथेंटिक वर्किंग क्लास कल्चर, जो लोकल पब्स थे या स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन था, फैमिली ट्रेडिशन था, और जो ये नया मास मीडिया आया है, कल्चरल कमर्शियल रेडियो, पल्प फिक्शन या टैबलॉइड्स, उनको इनऑथेंटिक ये कहते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं, मैनिपुलेटिव बोलते हैं। फिर कल्चरल डिक्लाइन की बात करते हैं। तो इन्होंने कोई पॉवर्टी को आइडलाइज नहीं किया है, बट ही लेमेंट्स द लॉस ऑफ डेप्थ एंड सॉलिडारिटी। ठीक है, स्कॉलर जिप्सी मेथड है, होगार्ट का मेथड। इट्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पार्ट सोशियोलॉजी। सो ही यूजेस क्लोज रीडिंग ऑफ मैगजीन्स, एड्स एंड पॉपुलर लिटरेचर, जैसे कि लेविस ने किया था पोइट्री के लिए, उस तरह से। तो ये है इनका ग्राउंड वर्क, मतलब इनसे शुरुआत होता है। CCCS को फाउंड किया इन्होंने 64 में। ही वॉज बॉर्न इन 1918। इनका मेजर वर्क है द यूजेस ऑफ लिटरेसी 57 का। मूविंग ऑन टू रेमंड विलियम्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर अगेन इन कल्चरल स्टडीज। इन्होंने चैलेंज किया आर्नल्ड और लेविस के ट्रेडिशंस को, जो अगेन who viewed कि कल्चर एलिटिस्ट है। इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया एज अ होल वे ऑफ लाइफ। कल्चरल मटीरियलिज्म को एडवोकेट किया, दैट द आइडिया दैट कल्चर जो है इट इज शेप्ड बाय द मटीरियल कंडीशंस,
इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स एंड सोशल रिलेशंस. मेजर वर्क्स, प्लीज ध्यान दो, बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछे हैं. कल्चर एंड सोसाइटी 1958, दैट लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961, keywords, a vocabulary of culture and society 76, and Marxism and literature 77. तो कल्चर एंड सोसाइटी जो है उसमें इन्होंने एवोल्यूशन को ट्रेस किया है कल्चर फ्रॉम 18th century to the 20th century, particularly in response to industrial capitalism and class change. That long revolution, बहुत लंबा चल रहा है रेवोल्यूशन. कल्चरल चेंज जो साथ में हो रहे हैं डेमोक्रेटिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के साथ साथ, अलग से नहीं हो रहे. इसी में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग को टू डिस्क्राइब व्हाट द लिव्ड एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट येट फुली आर्टिकुलेटेड, जिनकी बात ही नहीं की गई है इन आइडियोलॉजी और डिस्कोर्स. कीवर्ड्स, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, डिस्कशंस हैं ऑफ सेंट्रल टर्म्स टू कल्चर, सोशल थॉट, जैसे कि कल्चर इटसेल्फ, डेमोक्रेसी, क्लास, इन सबको डिफाइन किया है इन्होंने. सो मार्क्सिज्म में ही बिलोंग करते हैं रेमंड विलियम्स. सो ऑफ कोर्स ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट थ्योरी. हाउएवर he goes beyond the traditional base superstructure model, क्योंकि इन्होंने कहा था there is a lag in this model. Then he developed the concept of 3 types of culture: dominant culture, residual culture, emergent culture. Dominant culture जो आपकी सोसाइटी में सबसे dominant है, let's say heterosexuality, which is dominant form of sexuality in our culture. Residual culture, something of the past जिसका रेजिड्यूअल अभी भी आपको सोसाइटी में मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन या फिर वर्ल्ड वॉर्स, अभी भी मूवीज बन जाती हैं, लोग टेक्स्ट लिख देते हैं उसके ऊपर. सो इट्स लॉन्ग गॉन बैक बट द रेजिड्यूअल इज स्टिल देयर. इमर्जेंट कल्चर विच इज न्यू, homosexuality, it is emerging as a new culture, queer studies, LGBTQ plus, and he says that emergent culture can in future also become a dominant culture. There is a possibility. He promoted the idea that popular culture is a valid and necessary field of study. कोई inferior नहीं है to elite or high culture. He believed in culture as a site of political struggle. तो ये इनका viewpoints थे. नेक्स्ट इज E.P. टॉम्सन. मैंने आपको बताया इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है. E.P. टॉम्सन हिस्टोरियन थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, और उनका मेजर वर्क है द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, 1963 का वर्क है. हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, क्लास एज लिव्ड एक्सपीरियंस, एजेंसी ऑफ द वर्किंग क्लास. नेक्स्ट इज स्टुअर्ट हॉल, वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज अ जमैकन बॉर्न ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल एंड इनको कभी कभी हम फादर ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज भी बोलते हैं. CCCS ज्वाइन किया इन्होंने पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू होगार्ट, उसके बाद ही बिकेम द डायरेक्टर इन 68. इनके मेजर वर्क्स और कॉन्सेप्ट्स, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया दैट मीडिया टेक्स्ट्स आर एनकोडेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड डीकोडेड बाय ऑडियंस इन डिफरेंट वेज. और वो कौन से वेज हैं? डोमिनेंट, नेगोशिएटेड या ऑपोजिशनल रीडिंग्स. मतलब कोई ऐड ले लो, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबने ऐड देखी है ना, वो उसमें बहुत सारी विमेन हैं हु आर साथ में चल रही हैं, साड़ी पहनी है, वाइट हो जाती है उनकी साड़ी, तो वो क्या बेच रहे हैं? निरमा डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे हैं. तो जिसने एड प्रोड्यूस की उन्होंने एनकोड कर दिया कि ये मेरा मैसेज है कि निरमा पाउडर खरीदो, उससे आपके कपड़े जो हैं वाइट हो जाएंगे. यही एक इंटेंडेड मैसेज था, डोमिनेंट मैसेज उनका इस एड में. ठीक है, अब डीकोडिंग की बारी आती है जब हम कंज्यूमर्स उसको डीकोड करेंगे. अब कई लोग जो है उसको बोलेंगे हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है, मैं खरीद लेती हूँ. डोमिनेंट जो आइडियोलॉजी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और खरीद लिया. कभी कभी हमारा जो स्टांस है वो नेगोशिएटेड भी हो सकता है. मतलब ठीक है यार, पाउडर तो चलो अच्छा है बट आई फील बहुत महंगा है,
एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो नेगोशिएटेड, आप फुली अग्री भी नहीं कर रहे हो लेकिन फुली आप वो रेजिस्ट भी नहीं कर रहे हो। ऑपोजिशनल रीडिंग्स, आप बिल्कुल ही अगेंस्ट हो, मुझे खरीदना ही नहीं है निरमा पाउडर। क्यों क्यों भाई, ये सारी विमेन का ही वो है दायरा टू वॉश ऑल दीज क्लोथ्स। वाई आर मेन नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एड? ऑपोजिशनल रीडिंग। बेचारे प्रोड्यूसर्स ने तो कुछ और ही सोच के डाला था कि चलो भाई कपड़े तो लड़कियां धोती हैं, लड़के कहाँ धोते हैं, या लड़के कहाँ धोते थे, अब तो चलो धो भी लेते हैं। तो ऑपोजिशनल रीडिंग। नेक्स्ट इज cultural identity and diaspora. So it was a important essay in post-colonial theory wherein he argues identity is not fixed but it is constructed and it is very fluid. Okay, it's not fixed. It keeps changing, very fluid. Policing the crisis with others, as I told you. He analyzes moral panic, race, state power using the concept of hegemony. Then the hard road to renewal. Critique of Thatcherism hai ye, and neoliberalism through the lens of culture. एक और इनका कॉन्सेप्ट था सर्किट ऑफ कल्चर। ऑल्दो वो सिर्फ स्टुअर्ट हॉल का नहीं था, स्टुअर्ट हॉल वाज वन ऑफ द persons who was involved in that. There were others. सोनी वॉकमैन प्लेयर को ये लोग स्टडी करते करते इन्होंने वो एक कॉन्सेप्ट बनाया था सर्किट ऑफ कल्चर का। प्लीज रीड दैट ऑल्सो, सर्किट ऑफ कल्चर। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे प्रोडक्शन, रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, इस तरह की 3-4 चीज़ें हैं। उसको देख लेना, उसका आपको पूरा डायग्राम मिल जाएगा। स्टुअर्ट हॉल हैड ऑल्सो पॉपुलराइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, ग्रामशी का, एंड ही आर्ग्यूड दैट कल्चर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स बट इट इज प्राइमरी साइट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। रेस, जेंडर, डायस्पोरा, इनको भी इन्होंने एक्सप्लोर किया, एक्सपैंड किया कल्चरल स्टडीज में। ही ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज, मीडिया एंड डिस्कोर्स। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, जैसे फूको बात करते हैं या और लोग बात करते हैं, वही उन्हीं चीज़ों पे इन्होंने भी एम्फेसिस दिया था। He also co-founded New Left Review, and he was active in shaping the British New Left politics. And yes, so that's it about him. Dick Hebdige, British cultural theorist थे ये भी, but he was best known for pioneering the youth subculture. इन्होंने यूथ सब कल्चर पे काम किया है, ठीक है। सब कल्चर्स जो कि मेजर डोमिनेंट कल्चर से हट के कुछ सब कल्चर्स इमर्ज होते हैं, जैसे कि पंक, स्किन हेड, स्टेडी बॉयज, इस तरह के अजीब अजीब। सो ये फोकस्ड ऑन दैट, एंड इन्होंने कहा कि इनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो सब कल्चर्स है ना, वो लोग स्टाइल को यूज करते हैं, क्लोथिंग चेंज करके एक नया ट्रेंड सेट कर देंगे या म्यूजिक अलग सा बनाएंगे, स्लैंग्स, कुछ अजीब सा हेयर कट और फिर वो ट्रेंडी हो जाएगा। दैट इज सब कल्चर। इट्स अ फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक रेजिस्टेंस टू डोमिनेंट आइडियोलॉजी, विच इज गुड। एक मुझे यहाँ से याद आया, एक फुटबॉलर है, उसका ना ऐसे हेयर कट है, ऐसे यहाँ से बीच से सिर्फ बाल है, तो वो इतना लोग इंस्पायर हो गए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कि पेरेंट्स वर लाइक, ओ माई गॉड व्हाट हैव यू डन। वो जाते थे और वो ऐसा हेयर कट करा, बाकी सारा गंजा और ये हेयर कट। So he was also influenced by Barth's semiotics and Gramscian Marxism. He wanted to decode the hidden meanings in subcultural styles. जो Barths करते थे, Barths wanted to find out the hidden meanings. जब वो अपने बातें करते हैं अलग अलग कोड्स की। की कॉन्सेप्ट्स इनके थे स्टाइल एज सिग्निफिकेशन, ब्राइकोलाज पे भी इन्होंने बात की, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पॉल गिलरॉय, सो ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल थ्योरिस्ट हु इज क्लोजली अगेन एसोसिएटेड विद कल्चरल स्टडीज, बट मेनली ब्लैक ब्रिटिश आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे इन्होंने बात की है। इनका मेजर वर्क है देयर एंट नो ब्लैक इन द यूनियन जैक, 1987, द ब्लैक एटलांटिक। तो ब्लैक
ब्रिटिश आइडेंटिटी पे इनका फोकस है। देयर एंट नो ब्लैक इन यूनियन जैक एक सेमिनल क्रिटिक है ऑफ ब्रिटिश नेशनलिज्म एंड रेसिज्म। इन्होंने एनालाइज किया कि किस तरह से ब्लैक कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज किया जाता है और एक्सक्लूड कर दिया जाता है नेशनल आइडेंटिटी से। तो इन्होंने मीडिया, पॉपुलर कल्चर्स को स्टडी किया जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ ब्लैकनेस, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म इन ब्रिटिश सोसाइटी। इन्होंने ब्लैक एटलांटिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपने बुक में। He describes a transnational diasporic space shaped by the legacy of slavery, colonialism, migration and hybridity. Eurocentric, यूरोप सेंटर में वो जो मॉडल्स हैं ऑफ कल्चर उसको चैलेंज किया कि भाई ब्लैक डायस्पोरिक कल्चर्स भी हैं, है ना। तो ही इंटरवीव्स अफ्रीकन, कैरिबियन, अमेरिकन, ब्रिटिश कल्चरल फॉर्म्स। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय डी बॉयस। डी बॉयस का कॉन्सेप्ट है डबल कॉन्शियसनेस का, which Gilroy expands into the idea of a fractured hybrid identity resulting from colonial and racial histories. म्यूजिक पे भी इन्होंने एम्फसाइज किया, स्पेशली जो ब्लैक पॉपुलर म्यूजिक था जैसे हिप हॉप, रैप्स, रेगी एज की साइट ऑफ रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ठीक है, प्लीज जस्ट रीड दिस, आई हैव रिटन डाउन अ फ्यू मोर पॉइंट्स। अब ऐसा नहीं है कि देखो हर एक कम्युनिटी जो है ना वो कम्युनिटी ओरिएंटेड होती है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एमिनेम। यू ऑल नो एमिनेम, राइट? यू probably heard him rap. बट एमिनेम अपनी जब कहानी बताते हैं तो अब जो रैप है वो प्राइमरीली एक ब्लैक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है ना, जो उन लोगों ने, ब्लैक्स ने इंट्रोड्यूस किया और दे वर वेरी गुड एट इट। बट एमिनेम बीइंग अ वाइट फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देयर एंड he really had to struggle very hard. So this shouldn't be there. This discrimination which is there in every sphere, exclusion हर जगह कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। Coming to the chronology quickly, Richard Hogarth 1918, Raymond Williams 1921, ठीक है, बर्थ के हिसाब से। E.P. Thompson 24, Stuart Hall 34, डिक हेब्डिक 1951, पॉल गिलरॉय 1956। तो ये क्रोनोलॉजी आ गई। अब रिवाइज इनके वर्क्स, रेमंड विलियम्स के वर्क की क्रोनोलॉजी ज़रूर देख लेना। होगार्ट की बहुत ज़्यादा वर्क्स नहीं है बट फिर भी देखने हैं। और रेमंड विलियम्स ने ये थ्योरी क्रिटिसिज्म के अलावा क्या लिखा है ये भी देख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। और स्टुअर्ट हॉल से भी जो रेस वाला इनके वर्क्स है ना, जिसमें उन्होंने रेस को, इन्होंने ना एक फोटोग्राफ्स को भी एनालाइज किया था, वेरी नाइस। उन्होंने एक वर्क है जिसमें इन्होंने वॉर किया कुछ, आई कांट रिमेंबर रियली क्लियरली राइट नाउ, बट फोटोग्राफ्स को एनालाइज किया था एंड ही वांटेड टू सी कि देखो रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो क्या रियल होती हैं फोटोग्राफ्स के थ्रू। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ थ्योरी दैट यू नो ही हैज गिवन। उस पर भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो अब धीरे धीरे they have already given all the surface level questions. Maybe they can move a little beyond the surface and ask you a little more things that these theorists have done. So all the best, revise nicely, and again if you're preparing for December, stay in touch, join our group, because I'll share all the details that when we start our new batch, it will probably in mid-July. So stay connected. एंड तब तक प्लीज़ मेक अप योर माइंड, एंड जब हम लोग शुरू करेंगे वहीं से शुरुआत करना। डोंट बी लेट टू जॉइन द कोर्स, ओके? एंड टुमारो मोस्ट प्रॉबली वी विल हैव अ लाइव सेशन इन द मॉर्निंग 7 AM, सो यू कैन ऑल जॉइन दैट। ठीक है, आई विल सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच, बाय।